गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री बालाजी नर्सिंग एकेडमिक्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज का ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का रहने वाला है और इस चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में हमने लास्ट वन जो डिस्कस किया था वो टॉपिक हमारा था जॉन्डिस। उसी जॉन्डिस को आज हम आगे कंप्लीट फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हमने कल इस जॉन्डिस का डेफिनेशन पढ़ा, इस जॉन्डिस का टाइप पढ़ा कि दो टाइप का ये जॉन्डिस देखने को मिलता है बच्चों में। उसके बाद में हमने जो डिस्कस किया वो था कि ये जो जॉन्डिस है, इस जॉन्डिस के होने के कारण क्या क्या है। हमने इस जॉन्डिस के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पढ़े। हम इसी जॉन्डिस को आगे कंटिन्यू करेंगे और उस जॉन्डिस के आगे जो कंटिन्यू करेंगे उसको हम पढ़ेंगे और उसका हम ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, क्या क्या हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखिएगा ये जो जॉन्डिस है, इस जॉन्डिस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इस जॉन्डिस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो पूछा जाता है थेरेपी से। और कौन सी थेरेपी? फोटोथेरेपी। तो हम किसको पढ़ेंगे? फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी। तो देखिएगा फोटोथेरेपी क्या होता है। फोटोथेरेपी एक मशीन होती है फोटोथेरेपी के मशीन पर एक बच्चे को लिटाया जाता है और बच्चे को लिटाने के बाद क्या रहता है, ये फोटोथेरेपी क्या करती है, ये फोटोथेरेपी क्या करती है, कन्वर्ट अनकंजुगेट बिलीरुबिन टू कंजुगेट बिलीरुबिन। फोटोथेरेपी क्या करती है, अनकंजुगेट बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट कर देती है? कंजुगेट बिलीरुबिन में। और वो फिर आपकी बॉडी से क्या चला जाता है? बाहर चला जाता है। अब देखिएगा ये जो फोटोथेरेपी है, तो मैं बात करूं ये जो फोटोथेरेपी हम कब देते हैं, तो ये फोटोथेरेपी तब शुरू करनी है जब बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा बढ़ जाए। बिलीरुबिन का लेवल क्या है? ज़्यादा बढ़ जाए। अगर मैं बात करूं एक अडल्ट का, तो उसमें बिलीरुबिन का लेवल मोर देन कितना चला जाए? 10 ग्राम 10 mg पर डेसीलीटर इतना हो जाए तो हम क्या शुरू कर देते हैं? फोटोथेरेपी। जब इतना बढ़ जाए तो हम क्या शुरू करते हैं? फोटोथेरेपी। क्लियर? अब इतना बिलीरुबिन का लेवल चला जाता है तो हम क्या शुरू कर देते हैं? फोटोथेरेपी शुरू करनी है। अरे यही बात समझ में? यस और नो? अब हम यहाँ का क्या कर देते हैं? फोटोथेरेपी को शुरू कर देते हैं। और फोटोथेरेपी क्या है? सीधा सा फंडा है, अनकंजुगेट बिलीरुबिन को कंजुगेट बिलीरुबिन में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोथेरेपी। अरे यही बात समझ में? देखिएगा नेक्स्ट वन क्या है। ये जो फोटोथेरेपी है, इस फोटोथेरेपी की अगर मैं बात करूं ये कैसे कैसे वर्क करती है, तो इस फोटोथेरेपी का बात करूं मैं प्रिंसिपल ऑफ फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी इसका प्रिंसिपल क्या क्या रहता है, या मैं बात करूं इस फोटोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये क्या क्या रहता है इस फोटोथेरेपी का। तो देखिएगा फर्स्ट प्रिंसिपल की अगर बात करें इस फोटोथेरेपी का,
तो ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है वो होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेराइजेशन। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेराइजेशन ये इस फोटोथेरेपी का फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि कैसे कैसे ये जो आपकी फोटोथेरेपी है ये वर्क करती है, कैसे कैसे ये मोड ऑफ एक्शन करती है। तो ये क्या है फोटोथेरेपी। अब देखिएगा हमने बात की फोटोथेरेपी का पहला प्रिंसिपल कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेराइजेशन। कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेराइजेशन में क्या रहता है, तो देखिएगा हम बात करें आइसोमर, हम किसकी बात करें आइसोमर, हमने बात किया लाइट का, और उसके बाद हमने क्या किया ई आइसोमर। तो देखिएगा ये होता है जेड आइसोमर, फिर लाइट आती है, फिर आता है ई आइसोमर। ये देखिएगा क्या होता है, ये आइसोमर क्या रहता है, ये जेड आइसोमर से किस में कन्वर्ट कर देता है बिलिरुबिन को ई आइसोमर। ये स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है बिलिरुबिन का कि ये जेड से किस में कन्वर्ट कर देती है ई आइसोमर। जेड आइसोमर का मतलब रहता है अनकंजुगेट बिलिरुबिन, और इसको हम बोलते हैं कंजुगेट बिलिरुबिन। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं हम कंजुगेट बिलिरुबिन। अब देखिए इसमें क्या रहता है, अब ये क्या करता है, जैसे अनकंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता, अब ये देखिए ये अनकंजुगेट बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा, लाइट क्या करेगी, इसको ब्रेक करेगी, इसको तोड़ देगी और किस में कन्वर्ट कर देगी कंजुगेट बिलिरुबिन, और फिर वो क्या होगा, वो बाइल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। क्लियर, यानी यूरिन और स्टूल के थ्रू क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा। अब ये क्या रहता है, अगर हम बात करें ये जो रहता है रिवर्सिबल एज इट रीच बाइल डक्ट नियर अबाउट, देखिएगा ये लगभग 25% आपका जो बिलिरुबिन है ये 25% आपका जो बिलिरुबिन रहता है उसको क्या बना देता है, नॉन टॉक्सिक बना देता है। अरे क्या बना दिया उसने, नॉन टॉक्सिक, ये अनकंजुगेट टॉक्सिक था, ये नॉन टॉक्सिक हो गया। एंड एक्सक्रीट स्लोली आउट फ्रॉम बॉडी, और ये बॉडी से क्या कर देगा, आउट कर देगा। अरे यही बात समझ में, देखिएगा इसमें कोई इतना कुछ नहीं होता। कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जेड आइसोमर आप अनकंजुगेट बिलिरुबिन को बोलते हो, फिर आपने लाइट डाला और इसने लाइट ने क्या किया, ई आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर क्या हुआ, नियर अबाउट 25% ये ब्रेक डाउन करता है, नॉन टॉक्सिक बनाया, और इसने फिर क्या किया, बॉडी से स्लो बॉडी से क्या कर दिया, आउट कर दिया। अरे आई बात समझ में। तो यह था कौन सा, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट वन जो आएगा इसमें वो आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। नेक्स्ट आपका है स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। अब स्ट्रक्चर में क्या रहता है, ये इसकी स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करता है। स्ट्रक्चर को कैसे ब्रेक डाउन करेगा, तो देखिएगा ये बिलिरुबिन है, इस बिलिरुबिन को ये देखिएगा ये आपका कौन है, बिलिरुबिन, और इस बिलिरुबिन को किस में कन्वर्ट कर देगा, लंबी रूबिन। ये इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन कैसे करता है, ये देखिएगा ये जेड ये कौन सा है, अनकंजुगेट बिलिरुबिन है, ये किस में कन्वर्ट करेगा, जेड ई में कन्वर्ट करेगा। क्लियर, जेड ई के बाद फिर इसको ब्रेक डाउन कर दिया ई के बाद में, और फिर क्या बन गया E2। क्लियर,
अब ई हमने किसको बोला था, ई बोला था अनकंजुगेट सॉरी कंजुगेट बिलीरुबिन को। और फिर ये क्या होगा, एक्सक्रीट आउट बाय यूरिन, और फिर ये यूरिन के थ्रू बॉडी से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। क्लियर। अब ये क्या करता है, ये जो बिलीरुबिन है ये क्या करता है, ये बिलीरुबिन को क्या करता है 2 to 6% टोटल बिलीरुबिन को कन्वर्ट करता है। 2 to 6% टोटल बिलीरुबिन लेवल को क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है। आई बात समझ में। और वो बॉडी से स्लो आउट हो रहा था, और ये बॉडी से कैसा आउट हो रहा है, रैपिड, या मैं बात करूं फास्ट। एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी, ये बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होता है, फास्ट होता है। आई बात समझ में। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। अरे क्या बोला, स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। अब देखिएगा इसका थर्ड जो मैकेनिज्म रहता है फोटोथेरेपी का, तो थर्ड मैकेनिज्म जो फोटोथेरेपी का रहता है उसको हम बोलते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डी क्या रहता है, स्लो रिएक्शन विच लीड्स टू, ये क्या रहता है, स्लोवर रिएक्शन विच लीड्स टू, क्या रहता है, ये स्लोवर रिएक्शन रहता है। और स्लो रिएक्शन में विच लीड्स टू क्या करता है, कलरलेस वाटर सोल्यूबल, विच लीड्स टू कलरलेस वाटर सोल्यूबल, colorless water soluble photo product that excrete in urine, photo product which excrete into urine। ये क्या रहता है, फिर यूरिन के थ्रू क्या हो जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्लियर, एक्सक्रीट इन यूरिन। ये कुछ नहीं होता, ये स्लो होता है, ये फोटो ऑक्सीडेशन होता है, बट मोस्ट कॉमन हम स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन सॉरी कन्फिग्रेशन आइसोमेराइजेशन मैकेनिज्म जो इसका इफेक्टिव रहता है। अरे आई बात समझ में। तो ये था इसका फोटोथेरेपी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, क्या क्या इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहता है। अब नेक्स्ट वन जो इसमें आएगा वो हम बात करेंगे, ये जो फोटोथेरेपी है इस फोटोथेरेपी में लाइट के बारे में। हाउ मेनी लाइट यूज इन फोटोथेरेपी, क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ मेनी लाइट्स यूज्ड इन फोटोथेरेपी। ये जो फोटोथेरेपी इसमें कितनी लाइट है वो यूज किया जाता है। तो मैं बात करूं इसमें ब्लू लाइट यूज किया जाता है एक, और वाइट। तो ब्लू लाइट यूज किया जाता है 4 और वाइट लाइट कितना यूज किया जाता है 2। और इसका रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 4:2 अरे कितना होता है 4:2। अब ये जो वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट किसके लिए यूज किया जाता है, ये वाइट लाइट ओनली फॉर असेसमेंट, ओनली फॉर असेसमेंट। ये सिर्फ बच्चे के असेसमेंट के लिए यूज किया जाता है, बच्चे को देखने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। बट ब्लू लाइट का काम क्या है, अरे ब्लू लाइट अनकंजुगेट बिलीरुबिन को किस में कन्वर्ट कर देती है, कंजुगेट बिलीरुबिन में। अरे आई बात समझ में। और ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लू लाइट क्यों यूज किया जाता है और वाइट लाइट क्यों यूज किया जाता है। अगर मैं बात करूं ये जो ब्लू लाइट है, इस ब्लू लाइट की वेवलेंथ, तो ये जो ब्लू लाइट की
अगर मैं बात करूँ वेवलेंथ और कितना इसमें ये जो करंट रहता है, तो ब्लू लाइट में 422 480, अरे कितना होता है ब्लू लाइट में, कितना होता है 422 480, और वाइट लाइट है इसमें रहता है 500 to 600, अरे क्या रहता है 500 to 600, या मैं बात करूँ आगे लिख लो नैनोमीटर, नैनोमीटर ये क्या रहती है इसकी वेवलेंथ। ये जो लाइट आती है इस लाइट का क्या है वेवलेंथ है, कि कैसे कैसे जो लाइट है वो हम यूज करते हैं। स्ट्रक्चर वाला में क्या रहता है, स्ट्रक्चर वाला मैं बता देता हूँ आपको, उसमें क्या करते हैं अनकंजुगेट बिलीरुबिन की जो स्ट्रक्चर होती है उसको तोड़ तोड़ कर बॉडी से बाहर निकाला जाता है। क्लियर, ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको तोड़ कर छोटे छोटे क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेराइजेशन। क्लियर, अब देखिएगा हमने लाइट यूज किया ब्लू, हमने लाइट यूज किया व्हाइट, और ब्लू लाइट कितनी 4 और व्हाइट लाइट कितनी 2। व्हाइट लाइट किसके लिए यूज करते हैं, ओनली असेसमेंट के लिए। ब्लू लाइट किसके लिए यूज करते हैं, एक्शन के लिए। ब्लू लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है 422 480 नैनोमीटर, व्हाइट की कितनी होती है 500 to 600 नैनोमीटर, ये इसकी वेवलेंथ रहती है। आई बात समझ में। अब देखिएगा ये आपका, आप इसको एम्पेयर बोल सकते हो, मिली एम्पेयर। ये करंट जो रहता है वो रहता है मिली एम्पेयर में रहता है, मिली एम्पेयर में रहता है। अब देखिएगा, अब हमने बात किया लाइट यूज करते हैं, ब्लू लाइट हमने यूज किया व्हाइट लाइट। अब यहाँ पर कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि ये जो लाइट यूज करते हो ये लाइट आप कौन कौन सी यूज कर सकते हो। एक लाइट आपने सुना होगा CFL और एक आपने सुना होगा LED बल्ब। अरे यस और नो, आपके घरों में जो आते हैं आपने देखा होगा LED और CFL आते हैं। और CFL का क्या रहता है, CFL को बोलते हैं हम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। अरे क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट, क्या बोलते हैं कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। लैंप LED को बोलते हैं लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो ये इसका फुल फॉर्म रहता है। CSFL को क्या बोलते हैं और LED को क्या बोलते हैं। ये जो CSF रहता है ये थोड़ा सा सस्ता होता है, चीप होता है, और ये थोड़ा सा आपका कॉस्टली होता है। क्लियर, ये थोड़ा सा चीप होता है और LED थोड़ी सी कॉस्टली आती है। तो ये यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट का यूज़ करते हैं। तो जो फोटोथेरेपी हमने 2 लाइट यूज़ किया, CSF बल्ब यूज़ किया और LED यूज़ किया। क्लियर, नेक्स्ट तो यहाँ पर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है डिस्टेंस ऑफ बेबी फ्रॉम लाइट। ये देखिएगा, ये आपने एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है। कई बार आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है कि ये जो बच्चा है इस बच्चे की जो लाइट से लेंथ है, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास इतना लेट क्यों ज्वाइन किया आपने। अब देखिएगा हमने बात किया डिस्टेंस ऑफ बेबी फ्रॉम लाइट, कि लाइट से बच्चे की डिस्टेंस कितनी है। कभी भी ऐसा नहीं देखना कि मशीन से या फोटोथेरेपी मशीन से कितनी डिस्टेंस है। ऑलवेज डिस्टेंस कहाँ से होती है, लाइट से होती है, कि जहाँ पर बच्चे की लाइट पड़ रही है उससे बच्चे की डिस्टेंस कितनी होती है, तो वो होती है 45 सेंटीमीटर। अरे कितनी 45 सेंटीमीटर, या मैं बात करूँ 18 इंच, या मैं बात करूँ 18 इंचेस।
तो ये क्या रहती है, ये बच्चा है, उस बच्चे की क्या रहती है, अरे उस बच्चे की क्या रहती है, लाइट से डिस्टेंस होती है। अब 45 सेंटीमीटर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो 45 सेंटीमीटर है आपका स्पाइनल कॉर्ड है। अरे कौन है, स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा मैं बात करूं स्टेथोस्कोप, स्पाइनल कॉर्ड है, स्टेथोस्कोप है। और दूसरा मैं बात करूं एनीमा कैन हाइट, एनीमा कैन हाइट, तो इन सभी की क्या होती है 45 सेंटीमीटर। इसको आप देख लीजिएगा 45 और 18 इंच, इसको इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते क्वेश्चन है। हाइट ऑफ एनीमा कैन, हाइट ऑफ एनीमा कैन कितनी है 45 सेंटीमीटर। क्लियर, अरे आई बात समझ में। अब देखिएगा ये तो हमने पढ़ा कि फोटोथेरेपी है, उस फोटोथेरेपी में क्या क्या देखने को मिलता है। अब सेकंड वन देखिएगा, हमने बच्चे को क्या दिया, फोटोथेरेपी दिया, और फोटोथेरेपी देने के बाद क्या नहीं हुआ, अभी तक बच्चा क्या नहीं हुआ, वहाँ से रिकवर नहीं हुआ। अरे क्या नहीं हुआ, वहाँ से रिकवर नहीं हुआ। अब देखिएगा ये जो फोटोथेरेपी रहता है आपका, अरे ये जो फोटोथेरेपी रहता है आपका, यहाँ पे एग्जामिनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है और वह सभी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। मैंने बताया कि फोटोथेरेपी स्टार्ट कब करते हैं। अरे फोटोथेरेपी को आपने स्टार्ट कब करना है, जब बिलीरुबिन का लेवल कितने से बढ़ जाए, मोर देन 10। अरे कितने से बढ़ जाए, मोर देन 10 mg पर डेसीलीटर। और सेकंड फोटोथेरेपी स्टॉप कब करना है, जब बिलीरुबिन का लेवल कितना आ जाए, लेस देन 10 mg पर डेसीलीटर। ये देखिएगा, ये फोटोथेरेपी को स्टार्ट करते हैं, यहाँ फोटोथेरेपी को क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। अरे आई बात समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, हमने ये फोटोथेरेपी डिस्कस किया। अब फोटोथेरेपी के बाद हम देखेंगे, अगर हमने फोटोथेरेपी देने के बाद ये ठीक नहीं हुआ तो नेक्स्ट वन हम क्या देते हैं, एक ड्रग देते हैं, और वो ड्रग एग्जाम में पूछा जाता है। अरे क्या देते हैं, ड्रग देते हैं। ये दे दिया हमने ड्रग, और ड्रग कौन सी देते हैं, तो हमने बात किया यहाँ पर इंपॉर्टेंट ड्रग, और एक ही ड्रग देते हैं, वो देते हैं फिनोबार्बिटेट। अरे क्या देते हैं, फिनोबार्बिटेट, फिनोबार्बिटेट, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फिनोबार्बिटेट। ये एक ही ड्रग है जो हम इस वाले पेशेंट में देते हैं। और ये फिनोबार्बिटेट ये क्या करता है, अरे ये फिनोबार्बिटेट क्या करता है, ये देखिएगा, ये लीवर का क्या रहता है, एंजाइम रहता है। और ये फिनोबार्बिटेट, इसकी डोज कितनी होती है, इसकी डोज होती है 5 to 8 mg पर केजी पर डे। ये हम उसको क्या देते हैं, 18 डोज देते हैं। और ये क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, किसके अंदर, अरे ड्रग ऑफ चॉइस इन जॉन्डिस, जॉन्डिस के अंदर क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। और देखिएगा ये इसका ड्रग का एक्शन क्या है, ये क्या करती है, ये एंजाइम्स होता है। अरे ये ड्रग्स क्या होती है, एंजाइम होती है, कौन सी, UDGPT। अरे कौन सी, यूरिडाइन डाइफॉस्फो, UDPGT। अरे ये देखिए UDPGT, यूरिडाइन डाइफॉस्फो ग्लूकोनियल ट्रांसमिनेज, ये क्या रहता है, एंजाइम रहता है। अरे ये क्या होता है, एंजाइम रहता है। बच्चे मैं आपको अडल्ट की बात कर रहा हूँ, इन्फेंट में मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, इन्फेंट को मैं आपको अलग से क्राइटेरिया बताऊंगा कि कब यहाँ पर जॉन्डिस को हम शुरू करते हैं। क्लियर, तो देखिएगा इन्फेंट हो अडल्ट हो दोनों में हम शुरू करते हैं। अरे इन्फेंट और अडल्ट दोनों में हम ये शुरू करते हैं। मैंने कल आपको बिलीरुबिन का लेवल पढ़ाया था कि बच्चा प्री टर्म है तो 15 से लेस होना चाहिए, और बच्चा टर्म है तो कितना होना चाहिए, लेस देन 12 होना चाहिए। अब देखिएगा अगर बच्चा इन्फेंट है तो जैसे जैसे वो स्टेज में जाएगा वैसे वैसे उसका बिलीरुबिन का लेवल कहाँ हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अरे कहाँ हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। मैं आपको एक क्राइटेरिया और बताऊंगा कि कब फोटोथेरेपी शुरू करते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। चलिए देखिएगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ फोटोथेरेपी का। अब देखिएगा हमने बात किया फिनोबार्बिटोन, पहले आप फिनोबार्बिटोन के बारे में सुनो। ये जो फिनोबार्बिटोन रहता है, ये फिनोबार्बिटोन क्या करता है, इसकी डोज कितनी होती है, ये मैंने आपको बताया। और ओनली एंड ओनली वन ड्रग ही दी जाती है, और ये क्या होता है, लीवर के अंदर एंजाइम होता है। अब देखो ये एंजाइम क्या कर रहा था, ये आपका अनकंजुगेट बिलीरुबिन से कंजुगेट में कन्वर्ट कर रहा था।
अब लीवर में एंजाइम नहीं है तो हम क्या देते हैं उसको, अरे आर्टिफिशियल देंगे। और ये ड्रग कौन सी है, फिनोबार्बिटेट, ये आर्टिफिशियल तो होती है, यस ये क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। अब हमने क्या देना है, ये फिनोबार्बिटोन देते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वन में बता दूं आपको कि ये जो फोटोथेरेपी है तो इसमें लिख लो, अगर बच्चे की एज कितनी है, लेस देन 28 वीक्स, अरे लेस देन कितनी है, 28 वीक्स है। दूसरी लिख लो 28 टू कितनी है, 29 वीक्स है। थर्ड में लिखो बच्चे की जो एज है वो कितनी है, 30 टू 31 है। नेक्स्ट में लिखो 32 टू 33। नेक्स्ट में लिखो 34 और मोर देन 34। तो इसमें जो बिलीरुबिन का लेवल है वो कितना बढ़ जाए तो हम यहाँ पर फोटोथेरेपी शुरू करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल 4 टू 6 mg पर डेसीलीटर, यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल कितना 6 टू 8 mg पर डेसीलीटर। यहाँ पर जो बिलीरुबिन का लेवल है वो 8 टू 10 और यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल है वो 10 टू 12 और यहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल है 12 टू 15 और यहाँ पर मोर देन क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हमने क्या शुरू कर देना है, अरे हमने क्या शुरू करना है, फोटोथेरेपी हमने क्या शुरू करना है, फोटोथेरेपी। यहाँ पर हमने फोटोथेरेपी शुरू कर देनी है। देखिएगा अगर 34 वीक्स, अरे ये 34 वीक्स का अगर बच्चा है, अभी तक बच्चा की एज कितनी है, 34 वीक्स है। तो 34 वीक्स का अगर बच्चा है तो हम क्या करते हैं फोटोथेरेपी। और फोटोथेरेपी में बिलीरुबिन का लेवल देखिएगा कितना आ रहा है, बिलीरुबिन का लेवल कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। तो हम फोटोथेरेपी शुरू करना है। और स्टॉप कब करना है फोटोथेरेपी को, जब इनका लेवल इतने से लेस आना शुरू हो जाए। अरे जब इतना से लेस आना शुरू हो जाए हम फोटोथेरेपी को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। तो इस चार्ट को आपने याद रखना है। अरे इस चार्ट को आपने याद रखना है कि बच्चे की एज अगर कितनी है, 28 वीक है, तो बिलीरुबिन का लेवल कितना होना चाहिए, 4 टू 6 होना चाहिए। अगर बच्चे की एज कितनी है, 28 टू 29 है, तो 6 टू 8 होना चाहिए। अगर बच्चे की एज 30 टू 31 है तो 8 टू 10 होना चाहिए। अगर बच्चे की एज 32 टू 33 है तो 10 टू 12 होना चाहिए। अगर 34 तक है तो बच्चे का, तो वहाँ पर बिलीरुबिन का लेवल 12 टू 15 होना चाहिए। अगर 34 का है तो लेस देन कितना होना चाहिए, अरे लेस देन कितना होना चाहिए, सॉरी कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। मोर देन नहीं है, या लेस देन है। क्लियर। तो देखिए अगर इससे ज़्यादा जा रहा है तो हम क्या शुरू कर देते हैं, अरे यार इससे ज़्यादा जा रहा है, जब भी इससे ज़्यादा जा रहा है बिलीरुबिन का लेवल तो हम क्या शुरू कर देते हैं, फोटोथेरेपी शुरू कर देते हैं। क्लियर। अरे आई बात समझ में, यस और नो। तो हम क्या शुरू कर देते हैं, फोटोथेरेपी को शुरू कर देते हैं। ये देखिएगा ये तो था फोटोथेरेपी के बारे में, ये था इसका ड्रग के बारे में कि क्या क्या हम क्या देते हैं, यहाँ पर ड्रग देते हैं। अब देखिएगा इतना कुछ देने के बाद भी, अरे इतना कुछ देने के बाद भी बच्चा क्या नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे, आपने फोटोथेरेपी दे दिया फिर भी बच्चा ठीक नहीं हुआ, आपने ड्रग दे दिया फिर भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। और इसी फोटोथेरेपी में, अरे इसी फोटोथेरेपी में यहाँ पर क्या पूछा जाता है, नर्सिंग रोल पूछा जाता है। अरे नर्सिंग रोल, नर्सिंग रोल, तो क्या क्या नर्सिंग रोल है यहाँ पर जाता है ड्यूरिंग फोटोथेरेपी। नर्सिंग योर रोल ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, की फोटोथेरेपी है उस टाइम आप नर्सिंग रोल क्या क्या करोगे। तो क्या क्या यहाँ पर आपका जो नर्सिंग रोल है वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिएगा नर्सिंग रोल के बारे में मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, अरे सबसे पहले आपने क्या देखना है कि जब भी बच्चे को आप फोटोथेरेपी मशीन के ऊपर लिटा रहे हो तो आपने क्या करना है, बच्चे का रिमूव क्लॉथ्स ऑफ बेबी, एक्सेप्ट। चलो देखिएगा सबसे पहले हम देखिएगा बच्चे का हमने क्या रिमूव किया, बच्चे का हमने करना है रिमूव करना है क्लॉथ ऑफ बेबी, बच्चे के जितने भी क्लॉथ है उसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। और क्लॉथ को रिमूव क्यों करना है तो वो भी हम बताएंगे। सेकंड वन क्या है, सेकंड वन लिखो आई एंड जेनिटल एरिया शुड बी कवर्ड। अरे आई और जेनिटल एरिया बच्चे का क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए। अरे क्यों कवर करना है, अरे आई को क्यों कवर करना है, अरे आई को इसलिए कवर करना है
कि ये जो बच्चा है, बच्चे के आई के अंदर जो रेटिना रहती है उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अरे क्यों करना है, प्रोटेक्ट रेटाइना। ये जो रेटाइना का पार्ट रहता है ये बड़ा ही सेंसिटिव पार्ट होता है और इसको हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अरे जेनिटल और ऑर्गन को क्यों हमने प्रोटेक्ट करना है, बिकॉज जेनिटल एरिया के अंदर आपके क्या रहती है, अरे क्या रहती हैं, अरे टेस्टिस रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, रूडिमेंट्री ऑर्गन। और टेस्टिस कहाँ रहती है, स्क्रोटल सैक में रहते हैं। और इनका जो टेम्परेचर होता है, अरे इनका जो टेम्परेचर होता है लेस देन, अरे क्या होता है, लेस देन 1 to 2 डिग्री सेल्सियस। ये बॉडी से क्या रहता है, अरे लेस रहता है। अगर आप फोटोथेरेपी दे रहे हो तो बच्चे के अंदर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। अरे बच्चे के अंदर क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। और हीट प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, ये बच्चे के जो टेस्टिस हैं, इस टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म है, अरे वो बनेंगे नहीं बच्चा। तो हम क्या करते हैं, टू मेंटेन स्टेरिलिटी। ये स्टेरिलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे के जेनिटल ऑर्गन को, अरे बच्चे के जेनिटल ऑर्गन को हमने क्या करना है, प्रोटेक्ट करना। चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों को ही जेनिटल ऑर्गन को हमने क्या करना है, कवर करना है। अरे क्या करना है, कवर करना है। अगर कवर नहीं करोगे तो डायरेक्ट क्या होंगी, वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। क्लियर। सेकंड वन क्या है, अरे नेक्स्ट वन क्या है, चेंज द पोजीशन ऑफ बेबी एवरी 2 आवर। अरे हर 2 घंटे बाद बच्चे की अपनी पोजीशन चेंज करनी है। ऐसा नहीं है कि आप मशीन पर लिटाया हुआ है और फोटोथेरेपी एक ही प्लेस पर क्या है वहाँ पर अफेक्ट कर रही है। तो आपने बच्चे का ये जो पोजीशन है उसको हर 2 घंटे बाद क्या करना है, चेंज करना है। नेक्स्ट वन देखिएगा, आपने बच्चे की पोजीशन को चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट वन क्या देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वन हमने क्या करना है, अरे नेक्स्ट वन क्या करना है, नेक्स्ट वन हमने करना है मॉनिटर बॉडी टेम्परेचर एवरी 2 आवर। अरे बॉडी टेम्परेचर को हर 2 घंटे बाद हमने क्या करना है, चेक करना है। बिकॉज क्यों चेक करना है, ये देखिएगा, जब हम फोटोथेरेपी देते हैं तो फोटोथेरेपी में क्या रहता है, अरे हीट का प्रोडक्शन होता है। अरे क्या होता है, हीट का प्रोडक्शन। तो बच्चा कहाँ जा सकता है, बच्चा जा सकता है हाइपरथर्मिया में। अरे कहाँ जा सकता है बच्चा, हाइपरथर्मिया में जा सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर है बॉडी का टेम्परेचर क्या करते हैं, हमने मेंटेन करना है। अरे बॉडी का टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है। ये देखिएगा, नेक्स्ट वन देखिएगा, हमने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया। नेक्स्ट वन क्या है, प्रोवाइड ब्रेस्ट फीडिंग टू बेबी। अब देखिएगा, ये जो बच्चा है उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करना है। और ब्रेस्ट फीडिंग को क्या रखना है, हमने कंटिन्यू रखना है। अरे क्या रखना है, कंटिन्यू रखना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि ड्यूरिंग फोटोथेरेपी द ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टॉप कंटिन्यू। तो क्या करना है, अरे कंटिन्यू रखना है। हमने ब्रेस्ट फीडिंग दिया बच्चे को, और ब्रेस्ट फीडिंग दिया और देने के बाद वापस बच्चे को कहाँ है, उसी मशीन के ऊपर, फोटोथेरेपी के ऊपर लिटा देना है हमने। क्लियर। ऐसा नहीं है कि मदर है वो खुद मशीन के ऊपर चढ़ के ब्रेस्ट फीडिंग देगी, ऐसा नहीं होता। बच्चे को मदर ने क्या करना है, अरे फोटोथेरेपी से रिमूव करना है। तो देखिएगा क्या करना है, बेबी रिमूव फ्रॉम फोटोथेरेपी। उसके बाद क्या करना है, गिव ब्रेस्ट फीडिंग। और उसके बाद क्या है, रिप्लेस बेबी ऑन अंडर फोटोथेरेपी। तो वापस बच्चे को हमने क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना है। अरे वापस बच्चे को क्या कर देना है, रिप्लेस कर देना। आई बात समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन क्या है, गिव IV फ्लूइड टू बेबी टू मेंटेन डिहाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए हमने क्या देना है, बच्चे को IV फ्लूइड देना है। आपने देखा होगा फोटोथेरेपी के अंदर हीट प्रोडक्शन होता है, जैसे जैसे हीट प्रोडक्शन होगा बच्चे का क्या रहता है, फ्लूइड लॉस रहता है। तो कितना फ्लूइड देते हैं हम,
20 to 40 ml पर आवर। अरे बच्चे को क्या देना है, 20 to 40 ml पर आवर क्या देना है हमने, आईवी फ्लूइड देना है। अरे क्या देना है, आईवी फ्लूइड देना है। क्लियर, आई बात समझ में। अब देखिएगा हमने बात किया 20 to 40 ml पर आवर या लिख लो पर केजी पर आवर, ये हमने क्या देना है उसको, फ्लूइड देना है। अब नेक्स्ट वन क्या है, ये जो बच्चा है इस बच्चे की जो स्किन है, अरे क्या करना है, मॉनिटर स्किन ऑफ बेबी एवरी 4 to 8 आवर। ये जो बच्चे की स्किन है हर 2 to 8 आवर में हमने क्या करना है, उसको चेक करना है। अरे क्या करना है, चेक करना है। क्लियर, तो देखिएगा जब भी हम फोटोथेरेपी देते हैं, जब भी हम क्या देते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं, तो फोटोथेरेपी के टाइम हमने क्या देखना है, अरे फोटोथेरेपी के टाइम हमने क्या देखना है, फोटोथेरेपी के टाइम हमने देखना है कि ये जो बच्चा है इस बच्चे का हमने क्या चेक करना है, टेम्परेचर चेक करना है, बच्चे की स्किन को ऑब्जर्व करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड देना है, जेनाइटल ऑर्गन और आई को क्या करना है, हमने कवर करना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फोटोथेरेपी के टाइम नर्सिंग रोल यहाँ पर क्या रहने वाला है। अरे आई बात समझ में। अब देखिएगा, अब हमने फोटोथेरेपी दिया और मैंने बताया कि फोटोथेरेपी स्टार्ट कब करना है और फोटोथेरेपी स्टॉप कब करना है, ये दोनों चीज़ें मैंने बताई। आइडली ये जो फोटोथेरेपी देते हैं हम, ये देते हैं फॉर 24 आवर। अरे आइडली ये 24 आवर तक देते हैं, बट आपने बिलीरुबिन का लेवल देखना है। क्या देखना है, बिलीरुबिन का लेवल देखना है। क्लियर। अब देखिएगा जब हमने फोटोथेरेपी दिया तो इस फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन भी आएगा, यस और नो। फोटोथेरेपी का क्या आएगा, कॉम्प्लिकेशन भी आएगा। तो क्या क्या यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है जो देखने को मिलता है, देखिएगा क्या क्या यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन है जो फोटोथेरेपी का देखने को मिलेगा। तो देखिएगा कॉम्प्लिकेशन, फर्स्ट वन में कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो वो देखने को मिलता है ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। क्या देखने को मिलता है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। ये ब्रोंज बेबी सिंड्रोम क्या रहता है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम का मतलब है ये जो बच्चा है इस बच्चे का कलर कैसा हो गया, ब्राउन हो गया। तो लिख लो डार्क ब्राउन पिगमेंटेशन ओवर द स्किन। क्या ये जो स्किन है इसके ऊपर क्या आ गया है, डार्क ब्राउन क्या आ गया, पिगमेंटेशन आ गया है। और क्यों आया, ड्यू टू एक्सेसिव प्रोलॉन्ग लाइट। अरे क्यों आता है, ड्यू टू एक्सेसिव लाइट। अरे क्यों आता है, ड्यू टू एक्सेसिव लाइट एंड डिसफंक्शन ऑफ लीवर। अब देखिएगा ब्रोंज के अंदर क्या रहता है, ब्राउन कलर आ जाता है बेबी का। अरे क्या आ जाता है, ब्राउन कलर आ जाता है। क्यों आता है कि जब भी हमने फोटोथेरेपी स्टार्ट किया और फोटोथेरेपी क्या करता है, बिलीरुबिन को ब्रेक डाउन करता है। जब बिलीरुबिन ब्रेक डाउन होगा तो बिलीरुबिन कहाँ से बाहर निकलता है, अरे या तो वो लाइट है वो ज़्यादा एक्सेसिव है, के लिए ज़्यादा लाइट है, और या क्या लीवर का क्या हो गया, डिसफंक्शन हो गया। और लीवर ने क्या किया, यूरिन के थ्रू बिलीरुबिन को बाहर नहीं निकाला, तो वो जो ब्रेक डाउन हुआ बिलीरुबिन वो स्किन के अंदर ही पड़ा और वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, वो येलो से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट वन में बात करूं तो यहाँ पर देखने को मिलता है नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन हाइपरथर्मिया। अरे क्या देखने को मिलता है, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया इसका मतलब रहता है एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। ये बच्चे का जो टेम्परेचर है वो कैसा हो गया, एलिवेटेड हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरथर्मिया। क्लियर, इसलिए हमने बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रखना है यहाँ पर। और क्या देखने को मिलता है, नेक्स्ट वन क्या देखने को मिलता है, थर्ड वन कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन। अरे क्या देखने को मिलता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। और डिहाइड्रेशन क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू फ्लूइड लॉस।
फ्लूइड लॉस बाय स्किन। इनसेंसिबल जो फ्लूइड लॉस होता है कि फोटोथेरेपी है वो हीट का प्रोटेक्शन करती है। जब हीट का प्रोटेक्शन करेगा तो स्वेटिंग होगी वहाँ पर, और जब स्वेटिंग होगी तो क्या होगा, ये बच्चा है और इस बच्चे का क्या लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, बच्चे का फ्लूइड लॉस होगा। अरे आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। तो देखिएगा ये क्या है, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, फिर आईवी फ्लूइड देते हैं। क्या देते हैं हम, आईवी फ्लूइड देते हैं। अरे आई बात समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, चौथी कॉम्प्लिकेशन क्या है, अरे फोर्थ कॉम्प्लिकेशन क्या है, डैमेज ऑफ रेटाइना एंड जेनाइटल ऑर्गन। डैमेज होने का चांस रहता है किसका, रेटाइना और जेनिटल ऑर्गन। इसलिए हम क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, अरे हमने क्या करना है, इसको कवर्ड करना है। क्या करना है, कवर रखना है। क्लियर। तो ये इस क्या है, इस फोटोथेरेपी का कॉम्प्लिकेशन है। और इस फोटोथेरेपी का क्या देखने को मिलता है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। अब देखिएगा नेक्स्ट वन, हमने ये सब कुछ कर दिया। अरे नेक्स्ट वन क्या है, हमने ये सब कुछ कर दिया और इतना कुछ करने के बाद भी ये जो हमारा अभी तक जॉन्डिस है वो ठीक नहीं हुआ। अरे इतना कुछ करने के बाद भी ये जो जॉन्डिस है हमारा वो ठीक नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वन आप क्या करोगे, अरे क्या करोगे नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन में क्या आता है, हमने देखिएगा सबसे पहले क्या किया, उसको फोटोथेरेपी दिया, ड्रग दिया, फिर भी ये जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ। तो नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट वन हम उसको क्या देते हैं, अरे ब्लड है, उस ब्लड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अरे ये जो ब्लड है उसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, ये देखिएगा कैसे चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पर, अरे चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं वहाँ पर, चेंज करने के लिए हम एक यहाँ पर प्रोसीजर करते हैं और उसको बोलते हैं ईबीटी। अरे क्या बोलते हैं, ईबीटी। ईबीटी का मतलब रहता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। एक्सचेंज का मतलब रहता है कि बॉडी का ब्लड को बाहर निकालना है और दूसरा ब्लड उसके अंदर डालना है, यह रहता है एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ये ईबीटी, ये एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसका भी एक क्राइटेरिया होता है कि ये जो ईबीटी है वो हम कब करते हैं। अरे ईबीटी हम कब करते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो ब्लड है उसका ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज कब करते हैं, एक्सचेंज कब करते हैं, कहाँ जब बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो हम उसको चेंज करते हैं। ये सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्यों करना है हमने, क्लियर। ये जो ब्लड है वो एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है वो क्यों करना है, ये भी पूछा जाता है। अगर बिलीरुबिन का लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हमने देखा कि बिलीरुबिन का लेवल है जो 10 से बढ़ जाए तो हम फोटोथेरेपी शुरू करते हैं। अरे देखिएगा ये जो बिलीरुबिन का लेवल है अगर मोर देन 10 mg पर डेसीलीटर आ रहा है तो हम क्या शुरू कर देते हैं, फोटोथेरेपी। अगर बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 15 आ रहा है तो हम शुरू कर देते हैं एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर बिलीरुबिन का लेवल मोर देन 20 आ रहा है तो ये क्या करेगा, आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा और ये क्या कॉज कर देगा, कर्निक्चर्स। अरे ये क्या कॉज कर देगा, कर्निक्चर्स कॉज कर देगा, यानी ब्रेन के अंदर आप चला गया तो ब्रेन के फंक्शन को अल्टर कर देगा, तो इसको बोलते हैं हम कर्निक्चर्स। और ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोटोथेरेपी कब शुरू करना है, ईबीटी कब शुरू करना है, और कितना बिलीरुबिन का लेवल ब्रेन को क्रॉस कर जाए तो वो ब्रेन में कॉन्शियसनेस को इफेक्ट करेगा 20 से ऊपर। क्लियर। अरे क्या हो जाता है 20 से ऊपर। तो ये ईबीटी क्यों करते हैं, ईबीटी करते हैं टू रिड्यूस सीरम बिलीरुबिन लेवल। अरे ईबीटी क्यों करते हैं, टू रिड्यूस सीरम बिलीरुबिन लेवल, रिड्यूस सीरम बिलीरुबिन लेवल। ये जो बिलीरुबिन का लेवल है उसको क्या करना, रिड्यूस करना। अरे आई बात समझ में।
और क्या करते हैं सेकेंड, ये प्रिवेंट करते हैं बिलीरुबिन इंसेफेलोपैथी। और क्या करते हैं टू प्रिवेंट बिलीरुबिन एंसेफेलोपैथी। ये जो बिलीरुबिन है इससे क्या करना हमने प्रिवेंट करना। अरे किससे करना, इंसेफेलोपैथी से। इंसेफेलोपैथी का मतलब होता है ये जो ब्रेन है, अरे ये जो ब्रेन है इसके अंदर इन्फ्लामेशन कर देगा। अगर बिलीरुबिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है और वो ब्रेन को के बैरियर को क्रॉस करके कहाँ चला गया, आपके ब्रेन में चला गया। क्लियर। अब ये देखिएगा, ये जो हम ईबीटी करते हैं, ये ईबीटी में क्या करते हैं, एक्सचेंज ब्लड। अरे ईबीटी में क्या करते हैं, एक्सचेंज ब्लड, एक्सचेंज ब्लड बाय पुल एंड पुश मेथड। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन आएगा, पुल आएगा, और सेकंड वाला कौन आएगा, पुश आएगा। तब पुल पुश मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, इस प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। और पुल पुश मेथड का क्या मतलब रहता है, अरे क्या मतलब रहता है कि ब्लड को क्या करना, हमने पुल करना और उसमें क्या करना, उसके बाद हमने क्या करना, पुश करना। अब देखिएगा कैसे हम पुल पुश करते हैं। तो देखिएगा मैं आपको यह जो प्रोसीजर पढ़ाऊंगा आपको, ये जो मेथड है ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। अब देखिएगा मैं बात करूँ नॉर्मल, अगर बच्चे के अंदर ब्लड वॉल्यूम रहता है, अरे ब्लड वॉल्यूम इन न्यूबॉर्न, एक न्यूबॉर्न बच्चे के अंदर अगर ब्लड वॉल्यूम होता है वो होता है 80 ml पर kg। अगर बच्चा कैसा है, प्री टर्म है, अरे बच्चा कैसा है, प्री टर्म है, तो वो होता है 90 ml पर kg। ये बच्चा एक नॉर्मल ब्लड का लेवल रहता है कि कितना ब्लड का वॉल्यूम होता है। जैसे हमारे अंदर 4.5 से 5 लीटर रहता है, ऐसा बच्चे के अंदर इतना रहता है। अब देखिएगा ये जो पुल पुश मेथड है, ये पुल पुश मेथड हम कब करते हैं, कब करते हैं, जब बिलीरुबिन का लेवल क्या बढ़ जाए। अरे जब बिलीरुबिन का लेवल क्या है, बढ़ जाए। अब देखिएगा जब बिलीरुबिन का लेवल क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या परफॉर्म करते हैं, पुल पुश मेथड। अब कैसे परफॉर्म करते हैं देखिएगा, हम क्या लेते हैं, हम बात करें साइट का और हम बात करें टोटल ट्रांसफ्यूजन का, तो ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब ये हम प्रोसीजर करते हैं तो ये जो साइट हम यूज़ करते हैं वो साइट हम यूज़ करते हैं अम्बिलिकल वेन। अरे क्या यूज़ करते हैं हम, अम्बिलिकल वेन का हम क्या करते हैं, यूज़ करना। क्लियर। अब देखिएगा ये जो अम्बिलिकल वेन है उसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अरे अम्बिलिकल वेन में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और अम्बिलिकल वेन आपने देखा होगा कि अम्बिलिकल वेन हम रिमेन छोड़ते हैं जब भी बच्चे का बर्थ होता है। हमें लगता है कि बच्चे को जॉन्डिस हमने पढ़ाया था अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के अंदर, ये मैंने टॉपिक करवा रखा है कि कितना उस अम्बिलिकल वेन को, अम्बिलिकल कॉर्ड को हम रिमेन लॉन्ग छोड़ते हैं और क्यों छोड़ते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि बेस्ट आईवी लाइन है। अब सेकंड क्या है, सेकंड वन हम क्या है, हम क्या यूज़ करते हैं, अम्बिलिकल कैथ। और वो अम्बिलिकल कैथ यूज़ करते हैं 5 फ्रेंच का। अरे कितने फ्रेंच का, 5 फ्रेंच का हम क्या करते हैं, अम्बिलिकल कैथ को हमने क्या करना है, यूज़ करना है। अब देखिएगा ये जो मेथड यूज़ करते हैं हम, ये 2 टाइप का मेथड यूज़ करते हैं। एक मैंने बोला पुल और एक बोला हमने पुश। ये जो पुल रहता है इसका मतलब रहता है ब्लड को क्या करना, विदड्रा, क्या करना, विदड्रावल करना यानी खींचना। और कितनी देर तक खींचेंगे, तो ये जो खींचते हैं हम, ये देखिएगा ये खींचते हैं हम 15 to 20 सेकेंड। अरे कितना, 15 to 20 सेकेंड। और ये जो 15 to 20 हम क्या करते हैं, विदड्रावल करते हैं। कितने टाइम में, 15 to 20 सेकेंड। ऐसा नहीं है कि हमने जेनिटली पुश करना है। और पुश का मतलब रहता है इंसर्ट, पुश का मतलब रहता है इंसर्ट करना। और जब इंसर्ट करते हैं वो हम स्लो करते हैं, वो हम करते हैं 60 to 90 सेकेंड। अरे कितने टाइम में करते हैं, 60 to 90 सेकेंड। आई बात समझ में। अब देखिएगा हम कितना ब्लड पुल करते हैं, तो 5 to 10 ml। अब इसमें क्या रहता है, जितना ब्लड हम पुल करते हैं उतने ब्लड हमने पुश करना है। अब हमने 5 to 10 ml पुल किया तो 5 to 10 ml हम क्या करेंगे, वहाँ पर
अरे 5 to 10 ml हम क्या करेंगे, वहाँ पर पुश करेंगे। आई बात समझ में? तो ये क्या है, ये ईबीटी। अब देखिएगा हम इस प्रोसीजर को देखते हैं कि कैसे हम एक ईबीटी को परफॉर्म करते हैं। देखिएगा ईबीटी का सिंपल सा फंडा आपने याद रखना है, ब्लड को क्या करना, एक्सचेंज करना। पूरे ब्लड को हमने क्या कर देना, एक्सचेंज कर देना। बिल्कुल ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन रहता है। हमने सब कुछ दे दिया, फोटोथेरेपी दिया, ड्रग दिया, फिर भी जॉन्डिस ठीक नहीं हुआ। हम फिर क्या करते हैं, बच्चे का पूरा बॉडी का जो ब्लड है उसी को हम चेंज कर देते हैं। अब कैसे चेंज करेंगे, वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि जब भी हम चेंज करते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि बच्चे का जो ग्रुप है, अरे बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा होना चाहिए, अरे बच्चे का जो ब्लड है वो कैसा होना चाहिए, RH नेगेटिव। बच्चे का जो ब्लड है वो कैसा होना चाहिए, RH नेगेटिव, RH नेगेटिव होना चाहिए एंड एबीओ कंपैटिबल। अरे एबीओ, ये जो बच्चे का ब्लड ग्रुप है वो सेम होना चाहिए। अरे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होने का क्या मतलब है, अरे सेम होने का क्या मतलब है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो देखिएगा ये जो ब्लड ग्रुप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। RH कौन सा होना चाहिए, नेगेटिव। अब एबीओ का मतलब रहता है आपका जो ब्लड ग्रुप है वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। ये देखिएगा ये आपके ब्लड ग्रुप रहते हैं मेन, और ये जो ब्लड ग्रुप है बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है तो हम ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं, वो भी ब्लड कैसा होना चाहिए, ए होना चाहिए। बट कौन सा, अब देखिएगा बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो ट्रांसफ्यूज करेंगे वो बी होना चाहिए, बट बी नेगेटिव होना चाहिए, ए नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर? अगर ओ है तो ओ नेगेटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव। और नेगेटिव क्यों होना चाहिए, अरे नेगेटिव इसलिए होना चाहिए टू प्रिवेंट रिएक्शन। ये नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसके अंदर क्या होना चाहिए, इससे क्या होता है, रिएक्शन नहीं होता। टू प्रिवेंट हेमोलाइसिस बिकॉज बेबी बॉडी डज नॉट रिस्पॉन्ड अगेंस्ट नेगेटिव। क्यों होना चाहिए, टू प्रिवेंट hemolytic reaction, hemolytic reaction because baby body does not respond against नेगेटिव। क्लियर? ये जो बच्चे की बॉडी है, ये जो बच्चे की जो बॉडी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल जी, हम इंटरेस्टिंग क्लास के लिए यहाँ पर पढ़ा रहे हैं आपको, कि हम भी चाहते हैं कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो आपके लिए नॉलेजफुल हो। हम यहाँ पर वही आपको कंटेंट बताएंगे जो आपके लिए नॉलेजफुल हो। ऐसा नहीं है कि कोई कंटेंट है हम उसको इतना इतना बढ़ा के चढ़ा कर पढ़ाएंगे। हम सिर्फ इम्पोर्टेंट और जो एक तुक वाली बात होती है कि ये आपके एग्जाम में आने के चांस होते हैं, हम सिर्फ वही पढ़ाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि हम इसमें आलतू फालतू चलो जी नर्सिंग लो, लिख लो, ये होना चाहिए, मेंटेन करो हाइजीन फलाना ये वो, ऐसा कुछ नहीं एग्जाम में पूछा जाता। हम वही पढ़ाएंगे जो आपको एग्जाम में आना होता है। अब देखिएगा हम बात करेंगे, ये जो बच्चा है इस बच्चे का हमने क्या करना है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है। अब कैसे करना है, आप देखिएगा इसमें दो चीज़ें होती हैं। और जब भी हम बच्चे को ट्रांसफ्यूज करते हैं ब्लड, तो ट्रांसफ्यूज ब्लड जब भी करते हैं तो एक कंडीशन रहती है कि इस ब्लड के अंदर आपका 70% क्या होना चाहिए, PRBC होना चाहिए, और 30% क्या होना चाहिए, आपका प्लाज्मा होना चाहिए, यानी FFP होना चाहिए, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा ये सभी जाके क्या बन जाएगा, आपका एक ब्लड यूनिट बन जाएगा। अरे क्या बन जाएगा, आपका एक ब्लड यूनिट बन जाएगा। ये देखिएगा ये बन गया एक ब्लड का यूनिट। बिल्कुल 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 यहाँ पर नेगेटिव ब्लड होना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव अगेंस्ट नेगेटिव है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। पॉजिटिव अगेंस्ट नेगेटिव है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। क्लियर? अगर बच्चे के अंदर पॉजिटिव है तो वहां हमसे नेगेटिव दे रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। हम RS नेगेटिव यूज करते हैं हम, बिकॉज बच्चे के अंदर
रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि बच्चा होता है वो नेगेटिव अगेंस्ट रिस्पॉन्ड ही नहीं करता, क्लियर, इसलिए वहाँ पर रिएक्शन के चांसेस नहीं होते। तो ये आपका जो ब्लड है। अब देखिएगा नेक्स्ट वन हम यूज़ करते हैं। और जब भी हम यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो प्रोसीजर फॉलो करने के लिए मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर दो चीज़ें रहती है, एक रहती है सिंगल और एक रहती है डबल वॉल्यूम। अरे एक रहता है सिंगल वॉल्यूम और एक रहता है डबल वॉल्यूम। एक होता है सिंगल वॉल्यूम और एक होता है डबल वॉल्यूम। सिंगल वॉल्यूम जो हम ब्लड यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं 80 ml पर केजी। अरे कितना यूज़ करते हैं 80 ml पर केजी। डबल में हम डबल यूज़ करते हैं 160 ml पर केजी। यहाँ पर हम डबल यूज़ करते हैं, क्लियर। अब इसको बढ़ा दिया, यहाँ पर 80 था और यहाँ पर डबल कर दिया। अब मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो सिंगल वॉल्यूम यूज़ करते हैं। अब हमने क्या करना है, रिमूव करना है कितना 5 to 10 ml ब्लड। उसके बाद क्या करना है, ये जो ब्लड रहता है, अब देखिएगा मैं आपको ये पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ कैसे रिमूव करना है। ये देखिएगा, ये बच्चे के क्या अम्बिलिकल वेन है, ये बच्चे के अम्बिलिकल वेन है, क्लियर। इस अम्बिलिकल वेन के अंदर हमने क्या डाला, और इस अम्बिलिकल वेन के अंदर हमने क्या डाला, हमने कैथ डाला। ये देखिएगा, ये अम्बिलिकल कैथ डाल दिया हमने। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर क्या एक ब्लड बैग है, यहाँ क्या ब्लड बैग है, क्लियर। ये देखिएगा, ये एक ब्लड बैग है। चलिए देखते हैं, हम आपको पूरा प्रोसीजर एक डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, आपको इजी रहेगा। ये अम्बिलिकल कैथ है बच्चे का, ठीक है। ये क्या एक ब्लड बैग है, ये आपका बीटी बैग। इस बीटी बैग से आपने क्या डाला, एक पाइप लगाई, क्लियर। और वो पाइप कहाँ आ रही है, बच्चे की तरफ आ रही है, ये देखिएगा। अब यहाँ पर क्या लगाना आपने, यहाँ पर लगाना आपने एक 3 वे। अरे क्या लगाना, एक 3 वे लगा दिया। ये देखिएगा, एक वे ये रहा और एक वे ये रहा, ये आ गया आपका 3 वे। ऐसा रहता है, ये बच्चे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आ गया 3 वे, क्लियर। अब यहाँ क्या रहता है आपका, यहाँ रहता है आपका ड्रेनेज बैग। अरे यहाँ क्या रहता है आपका ड्रेनेज बैग, ड्रेनेज बैग। अब इंपॉर्टेंट क्या रहता है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये आपका बंद है, ये भी आपका क्लोज है, ये भी आपका क्लोज है, क्लियर। अब क्या करना है, इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, 5 to 10 cc सिरिंज यूज करना है। आपने 5 to 10 cc सिरिंज और सिरिंज को यहां आपने अटैच कर दिया। ये देखिएगा, ये आपका एक सिरिंज है, ये आपका एक सिरिंज है, ये देखिएगा। मैं आपको एक सिंपल वे बता रहा हूं, ये आपका सिरिंज है। अब क्या होता है, हमने कैसे ट्रांसफ्यूज करना है ब्लड। ऐसा नहीं होता कि हमने बैग से सिरिंज भरा फिर इसके अंदर डाला, ऐसा नहीं करते हम, ये एक मेथड होता है। अब क्या करना है, हमने सबसे पहले देखिएगा, हमने ये साइड क्या करनी है, ओपन करनी है। ये साइड हमने ओपन कर दिया 3 वे का। अब ये साइड क्या हो गया, क्लोज हो गया, और ये साइड क्या हो गया, ओपन हो गया। अब देखिएगा, ये अम्बिलिकल वेन है, यहां हमने अम्बिलिकल कैथ लगाया, कहां पे, अम्बिलिकल वेन में। ये देखिएगा, ये आपके अम्बिलिकल वेन है। अब क्या होता है, हमने यहां से ब्लड को क्या किया, पुल किया। सबसे पहले हमने क्या करना है, पुल करना है। ये देखिएगा, ये हम पुल करें, हमने एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हमने 5 ml ब्लड को क्या किया, पुल किया, खींचा। अब हमने ब्लड को पुल किया, ऊपर की तरफ सिरिंज के अंदर आ गया ब्लड। अब ये जो आपके सिरिंज है, ये ब्लड के साथ फिल हो गया। ये देखिएगा, ये इसके अंदर 5 ml ब्लड आ गया सिरिंज के अंदर, ये आ गया 5 ml ब्लड। अब फिर हमने क्या करना है,
फिर हमने क्या करना है, ये साइड क्लोज कर देनी है। ये देखिए ये साइड क्लोज कर दिया। ये 3 वे लगा होता है, 3 वे को इधर घुमा दो, इधर घुमा दो, इधर घुमा दो, 3 वे, इसीलिए तो हम बोलते हैं 3 वे। अब उसके बाद क्या है, अब ये साइड बंद है, ये साइड बंद है, इस साइड को ओपन कर दो, इस साइड को क्या कर दो, ओपन कर दो। ये साइड हो गया ओपन। अब ओपन करके क्या करना है, ये जो सिरिंज वाला ब्लड है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। ये डल गया इसके अंदर, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, ये देखिएगा ये इसके अंदर डाल दिया। क्लियर। इसके अंदर डालने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब इस साइड को क्लोज कर दो और ये साइड को क्या कर दो, ओपन कर दो, ये साइड। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले हमने पुल करना है। हमने 5 ml ब्लड क्या किया, पुल किया। सबसे पहले पुल करना है हमने। उसके बाद क्या करना है, हमने फिर ब्लड यहां से लेना है। ठीक है, हमने पुश किया, अब सिरिंज को वापस हमने भरना है, बट वो किससे भरना है, इस ब्लड से भरना है। ये देखिए ये ब्लड बैग और ये ब्लड आ गया, ये आपका सिरिंज भर गया। क्लियर। जब भर गया ब्लड, अब फिर क्या करना है, फिर आपने ये साइड ओपन कर दो और ये साइड क्लोज कर दो। ये देखिएगा ये साइड क्लोज कर दो। अब ये ब्लड कहां चला जाएगा, ये बच्चे के अंदर चला जाएगा। क्लियर। फिर हमने क्या करना है, पुश करना है। ये देखिएगा पुश कर दिया और 5 ml ब्लड। सेकंड स्टेप क्या था आपका, पुश आता है। ये देखिए पुश कितना, 5 ml। और एक चीज को याद रखना, सेम वॉल्यूम ओ ब्लड। अगर आप 5 ml पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो, तो 5 ml ही पुश करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 5 ml पुल किया और 10 ml डाल दिया, वो कॉम्प्लिकेशन करेगा बच्चे के अंदर। ये देखिएगा। अब कितनी देर तक पुल करना है, तो पुल मैंने बताया और पुश बताया। मैंने दोनों चीज बताई आपको कि कितने टाइम के लिए आपने पुल करना और कितने टाइम के लिए पुश करना है। तो मैंने बताया आपको कि 15 to 20 सेकेंड आपने क्या करना है, पुल करना है, और 60 to 90 सेकेंड आपने क्या करना है, पुश करना है। जो पुश करते हैं वो स्लो होता है, धीरे धीरे हमने क्या करना है, पुश करना है। और ब्लड कितना, वो भी बताया मैंने। सिंगल में 80 ml पर केजी यूज करते हैं। बच्चा 3 किलो का है तो लगभग 240 ml जो ब्लड है वो हम क्या करेंगे, उसके अंदर पुश करेंगे। यस और नो। और ये जो टोटल प्रोसीजर रहता है, ये टोटल जो प्रोसीजर रहता है, टोटल प्रोसीजर 1 आवर का, ये टोटल प्रोसीजर नियर अबाउट 1 आवर का होता है। तो ये देखिए ये सिंपल फंड है। पहले आपने क्या किया, यहां से निकाला, सिरिंज भरा और फिर ये दोनों क्लोज किया, ये बैग में डाल दिया। उसके बाद फ्रेश ब्लड लिया, ये साइड क्लोज किया और ये साइड आपने सीधा अंदर डाल दिया। यस और नो। अरे आई इतनी बात समझ में, इजी है ना, इजी है ना। मेरे हिसाब से तो काफी इजी है, रहेगा आपको याद। ये सिंपल सा फंडा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने का। यस और नो, फटाफट से बताइएगा। कोई डाउट है तो फिर डाउट क्लियर करें, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास की तरफ चलें। अब देखिएगा नेक्स्ट वन हमने पढ़ा कि अगर बिलीरुबिन है, उस बिलीरुबिन का लेवल कितने से बढ़ जाए, मोर देन 20 से बढ़ जाए। आगे बिलीरुबिन का लेवल कितने से बढ़ जाए, मोर देन 20 से बढ़ जाए। अगर मोर देन 20 से बढ़ जाए तो यह क्या कॉज करेगा, कर्निक्चर्स। क्या कॉज करेगा, कर्निक्चर्स कॉज करेगा। और कर्निक्चर्स क्या होते हैं, कर्निक्चर्स का मतलब क्या रहता है, एक्सेसिव अकोमुलेशन ऑफ, एक्सेसिव accumulation of unconjugated bilirubin in brain। अब इतना
ज़्यादा ब्लड था वो ब्रेन के अंदर क्या हो गया, पहुंच गया और ब्रेन के अंदर जाके अकोमुलेशन होना शुरू हो गया। क्यों होता है? बिकॉज ये क्या कर जाता है, आपका ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। जब क्रॉस कर जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, बच्चे को सीजर आएगा। अरे बच्चे को क्या आएगा, सीजर आएगा। बच्चा क्या हो जाएगा, अनकॉन्शियस। बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन। ठीक है, बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज रहेगा। ये सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट थिंग इज सीजर, सेकंड थिंग इज अनकॉन्शियस, थर्ड थिंग इज आपको क्या देखने को मिला, कंफ्यूजन देखने को मिला। तो ये जो सभी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अरे आई बात समझ में? अब देखिएगा नेक्स्ट वन हम पढ़ेंगे इसका कॉम्प्लिकेशन, कि हमने ब्लड ट्रांसफ्यूज किया तो इसका कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्या क्या यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा, आइएगा देखते हैं। तो हमने देखा कॉम्प्लिकेशन, सबसे पहले देखने को मिलेगा हाइपरकैलेमिया। हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। फर्स्ट वन इज हाइपरकैलेमिया। First thing is hyperkalemia. Hyperkalemia means excessive level of potassium, यानी increase level of potassium, कि ये जो पोटेशियम है उसका लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब पोटेशियम का लेवल क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू हेमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज। जब ये आरबीसीज ब्रेक डाउन होगा तो आरबीसी से ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होगा, हेमोलाइसिस होगा। और जब आरबीसी ब्रेक डाउन होता है, इस आरबीसी के अंदर क्या रहता है, पोटेशियम। बिकॉज पोटेशियम क्या इंट्रासेलुलर है। अरे आपका जो पोटेशियम है वो क्या इंट्रासेलुलर है, इंट्रा सेलुलर। ये सेल है, इसके अंदर पोटेशियम है। जब सेल टूट जाएगा पोटेशियम कहाँ आएगा, बाहर आएगा। और बाहर कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल में चला जाएगा। और ब्लड वेसल में किसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, अरे किसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? तो जब पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, आपका हाइपर कैलीमिया देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? यस और नो? और फिर हाइपरकैलेमिया, और इस हाइपरकैलेमिया को कैसे ट्रीट करते हो आप? अरे पोटेशियम का एंटीडोट क्या है, पोटेशियम का एंटीडोट ऑफ पोटेशियम कौन, आपका इंसुलिन। अरे कौन है, इंसुलिन। फिर आप इंसुलिन देते हो उस बच्चे को, यस और नो? नेक्स्ट वन देखिएगा, हाइपरकैलेमिया के बाद नेक्स्ट वन जो कॉम्प्लिकेशन आएगा वो आएगा हाइपोकैल्सीमिया। क्या आएगा, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया इसका मतलब रहता है डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। अरे कैल्शियम लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल कितना होता है, 8.5 to 10.5 mg पर डेसीलीटर। दिस इज नॉर्मल कैल्शियम लेवल। और पोटाशियम लेवल कितना होता है नॉर्मल, तो वो होता है 3.5 to 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नॉर्मल पोटाशियम का लेवल होता है। ये नॉर्मल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अब यहां पर हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, क्यों होता है हाइपोकैल्सीमिया?
अरे क्यों होता है हाइपोकैल्सीमिया? आपने देखा होगा एक ब्लड बैग आता है, ये ऐसा एक ब्लड बैग आता है। इस ब्लड बैग में क्या आपका ब्लड है, इस ब्लड बैग के अंदर आपके क्या ब्लड के सेल हैं, और सेल कौन से आपके प्लेटलेट भी है इसके अंदर, आपका प्लाज्मा भी है। तो क्या हो जाता है, हमारी बॉडी है, बॉडी में तो ये ब्लड मूवमेंट कर रहा है, यहाँ से ब्लड पैर की तरफ जा रहा है, हाथ का ब्लड यहाँ आ रहा है, चलता रहता है। ब्लड बैग में क्या होता है, ब्लड चलता ही नहीं है, वो तो पड़ा रहता है लिफाफे में। तो क्या होता है, क्या इससे ब्लड खराब नहीं होगा? फिर क्या करते हैं, इसमें एक एजेंट यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव एजेंट, प्रिजर्वेटिव एजेंट यूज करते हैं। और वो प्रिजर्वेटिव मतलब होता है प्रिजर्व करना उसको, CPD, सी का मतलब रहता है सिट्रेट, पी का मतलब रहता है फॉस्फेट, और डी का मतलब रहता है डेक्सट्रोज। ये हम यूज करते हैं उसके अंदर। और सिट्रेट कौन होता है, सिट्रेट होता है आपका एंटीकोगुलेंट। अरे कौन होता है एंटीकोगुलेंट? फॉस्फेट किसके लिए यूज करते हैं, मूवमेंट के लिए, मूवमेंट ऑफ ब्लड सेल। और डेक्सट्रोज किसके लिए, सेल को एनर्जी के लिए। ये हम यूज करते हैं उस ब्लड बैग में। यस और नो? अब देखिएगा ये जो सिट्रेट रहता है आपका, ये सिट्रेट क्या करता है, आपका ये जो ब्लड है इसका क्लोटिंग फैक्टर होता है 5th नंबर क्लोटिंग फैक्टर, 5th नंबर क्लोटिंग फैक्टर, जिसको आप क्या बोलते हो, कैल्शियम। ये कैल्शियम को अपने साथ क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। जब अपने साथ बाइंड कर लेगा तो बॉडी के अंदर जो हम ब्लड दे रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम कैसा होगा, लो होगा, जाएगा नहीं कैल्शियम। क्लियर? इसलिए बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। फिर हम क्या देते हैं इसको ट्रीटमेंट के लिए, हम देते हैं इंजेक्शन देते हैं कैल्शियम ग्लूकोनेट। यस और नो? और कितना देते हैं ये इंपॉर्टेंट है, 1 ml पर 100 ml ब्लड ट्रांसफ्यूज। जितना हम ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे उतना ही हम क्या देंगे। और इसके आगे लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये एग्जाम में पूछा जाता है, हाइपोकैल्सीमिया, कि बच्चे के अंदर क्या हो जाता है, हाइपोकैल्सीमिया। और जब हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो मैंने पढ़ाया था आपको, एक साइन पढ़ाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चोवेस्टिक साइन। अरे कौन सा? चोवेस्टिक साइन देखने को मिलता है। चोवेस्टिक साइन का मतलब होता है कि ये जो आपका फेशियल मसल है तो क्या हो जाना शुरू हो जाता है, स्पाज्म, टेटनाई। क्लियर? ये चीजें देखने को मिलती हैं। यस और नो? तो ये रहता है आपका हाइपोकैल्सीमिया। अरे आई बात समझ में इतनी? अरे यस और नो? अब देखिएगा एक थिंग और मैं आप यहां पर आपको बताऊंगा कि जब भी बॉडी के अंदर आपका क्या रहता है, जब भी आपकी बॉडी है उस बॉडी के अंदर क्या रहता है, मान के चलिएगा क्या हो गया, हाइपरकैलीमिया हो गया। अब हाइपरकैलीमिया जब भी हो गया तो क्या होता है, ये जो आपकी बॉडी है ये आपका सेल है और ये आपकी ब्लड वेसल है। सेल कहाँ रहता है, इंट्रासेलुलर। ये जो पोटेशियम है वो कहाँ रहता है, सेल के अंदर रहता है। और इस सेल के अंदर क्या होता है, आपका H+ आयन होता है। कौन होता है, H+ आयन रहता है, जिसको आप कार्बोनिक एसिड बोलते हो।
क्लियर। अब देखिएगा ये जो आपका H प्लस साइन है, अब पोटेशियम जब भी सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये H प्लस साइन को सेल से बाहर निकाल देगा और कहाँ गया, ब्लड वेसल में आ गया H प्लस। अब आपकी ब्लड वेसल में एक और प्रेजेंट होता है, ये होता है बाई कार्बोनेट। अरे कौन प्रेजेंट होता है, बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट। ये क्या करेगा, H प्लस साइन आपके बाई कार्बोनेट के साथ क्या हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। ये H प्लस साइन इसके साथ बाइंड हो जाएगा, क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड। ये देखिएगा, ये जितना H प्लस साइन सेल से बाहर आएगा उतना ही ज़्यादा कार्बोनिक एसिड बनेगा। और ये जो आपके ब्लड वेसल है, जब आपका कार्बोनिक एसिड है तो ब्लड कैसा हो जाएगा, पका एसिड हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, तो फिर ये क्या कॉज करता है, जब एसिड हो जाएगा तो ये कॉज करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अरे क्या करेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस कॉज करता है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपरकैलेमिया में मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होता है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा एक अलग से टॉपिक, एसिडोसिस वाला फंडामेंटल में। चलिएगा नेक्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन देखिएगा। नेक्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलती है, थर्ड वन इज सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड। सर्कुलेटरी ओवरलोड का मतलब है सर्कुलेशन ज्यादा हो गया। क्लियर। सर्कुलेटरी ओवरलोड क्यों होता है, रैपिड और मोर ब्लड ट्रांसफ्यूज। रैपिड और ज्यादा ब्लड कर दिया, कैसे, आपने 5 ml क्या किया, पुल किया था और 10 ml क्या कर दिया, पुश कर दिया, यानी रॉन्ग मेथड हो गया, तो सर्कुलेटरी ओवरलोड हो जाएगा, ज्यादा ब्लड हो जाएगा उसकी बॉडी के अंदर। थर्ड वन, फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन देखने को मिलता है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म का मतलब है आपने प्रॉपर टेक्निक यूज नहीं किया, उससे क्या हो गया, एयर है वो एयर कहां चला गया, अंदर चला गया। क्लियर। और इसको कैसे प्रिवेंट करना है, प्रिवेंट बाय टाइटिंग क्लोज ऑफ तो आपने क्या करना है, टाइटनिंग क्लोज करना। और किसका टाइटनिंग क्लोज करना है, अम्बिलाइकल कैथेटर का, टाइटनिंग क्लोज ऑफ अम्बिलाइकल कैथ। जो आपने अम्बिलाइकल कैथ लगाया उसको टाइटनिंग क्या करना, आपने क्लोज करना है। क्लियर। नेक्स्ट वन जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है अम्बिलाइकल वेन परफोरेशन। अरे क्या, अम्बिलाइकल वेन परफोरेशन। अम्बिलाइकल वेन परफोरेशन का मतलब है ये जो आपने कैथ लगाया या ठीक नहीं लगा, उसके कारण वहां पर क्या हो गया, हेमरेज हो गया, ये हो गया हेमरेज। क्लियर। तो ये सभी क्या था, आपका कॉम्प्लिकेशन था। अरे क्या था, कॉम्प्लिकेशन था, यस और नो। अरे आई बात समझ में, तो ये था इसका कॉम्प्लिकेशन। अरे क्या था, कॉम्प्लिकेशन। तो देखिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया, जॉन्डिस का। क्लियर। वो हमने क्या किया, जॉन्डिस का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया। क्लियर। तो ये जो आपका जॉन्डिस का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है, कोई क्वायरी है जॉन्डिस में तो वो आप पूछ सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट वन जो हम इस हाई रिस्क नियोनेट में टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे हाइपोथर्मिया। अरे कौन सा, नियोनेटल, नियोनेटल हाइपोथर्मिया। तो नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो है नियोनेटल हाइपोथर्मिया। अब नियोनेटल हाइपोथर्मिया में क्या रहता है, हमने पढ़ा होगा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मोथर्मिया। अरे क्या बोलते हैं, नॉर्मोथर्मिया।
ये जो बच्चे का नॉर्मोथर्मिया यानी नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो कितना होता है, वो होता है 97.5 टू 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये क्या रहता है, एक बच्चे की बॉडी का सिंगल वॉल्यूम का मतलब रहता है हम थोड़ा ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, डबल वॉल्यूम का मतलब रहता है उसे डबल करते हैं। छोटे बच्चे में मोस्टली हम सिंगल ही करते हैं, क्लियर, छोटे बच्चे मोस्टली सिंगल ही करते हैं। डबल में, अरे डबल का मतलब डबल ट्रांसफ्यूज कर दो, वो थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाता है उसमें करते हैं हम, क्लियर। मोस्ट जो न्यू बॉर्न है, न्यूनेटल है, उसमें हम सिंगल वॉल्यूम ही परफॉर्म करते हैं। आई बात समझ में? तो देखिए हम नेक्स्ट वन जो हमारा टॉपिक है वो है नियोनेटल हाइपोथर्मिया यानी नॉर्मोथर्मिया। जो नॉर्मल टेम्परेचर 97.5 से कितना होना चाहिए, 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस की बात करूं तो कितना 36.5 टू 37.5, अरे कितना 36.5 डिग्री से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये बॉडी का क्या होना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अब हाइपोथर्मिया क्या रहता है, नियोनेटल हाइपोथर्मिया क्या रहता है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ नियोनेट fall down from normal body temperature, कि जब बच्चे का बॉडी का टेम्परेचर है वो फॉल डाउन हो जाए किससे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। अरे क्या बोलते हैं, हाइपोथर्मिया। आई बात समझ में? अब नेक्स्ट में मैं बात करूं, ये जो नियोनेट का जो हाइपोथर्मिया है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया इन न्यूबॉर्न is also known as silent killer disease of, क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर डिजीज ऑफ